अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाज़ डिश वाश, हैंड वाश या शैम्पू में ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो साफ़ तो बहुत अच्छा करते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे सेहत के लिए जहर बन जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसे ख़तरनाक अज्जा के बारे में जिनके नाम फॉर्मालिन और कोकामाइड DEA है। ये दोनों केमिकल सफाई की चीज़ों में आम मिल जाते हैं, लेकिन दुनिया के कई ममालिक ने इन पर पाबंदी या बैन लगा दी है। आइए जानते हैं क्यों। फॉर्मालिन दरअसल एक केमिकल है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड गैस शामिल होते हैं। ये चीज़ें ख़राब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पर डाली जाती है, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक ख़राब ना हो, इसलिए कंपनियां ये शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, मसला ये है कि फॉर्मल्डिहाइड एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक ये इंसानों में सरतान या कैंसर पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये जल्द, आंखों और सांस में जलन पैदा करता है और लंबी अरसे के इस्तेमाल से एलर्जी, खांसी, सांस की तंगी और जिगर और गुर्दों पर मनफी असर डाल सकता है। कोकामाइड DEA। अब बात करते हैं कोकामाइड DEA की। ये एक ऐसा जुज़ है जो जाक यानी फोम बनाता है और माए को थिक या गाढ़ा करता है। यानी यही वो चीज़ है जो आपके डिशवाश या शैम्पू में खूब जाक पैदा करती है। लेकिन इसकी एक बड़ी ख़ामी है, ये डाईइथेनोलामाइन नामी जुज़ों से बनता है जो दूसरी केमिकल के साथ मिलकर नाइट्रोजामिन्स पैदा बना सकता है, और ये नाइट्रोजामिन्स भी कैंसर का ख़तरा बढ़ाते हैं। इसके अलावा कोकामाइड DEA जल्द में ख़ारिश, जलन और एलर्जी पैदा करता है। यूरोप में फॉर्मल्डिहाइड पर मुकम्मल पाबंदी है। जापान और स्वीडन में भी उसे अपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से खारिज कर दिया है। अमेरिका की रियासत वाशिंगटन ने 2025 में फॉर्मालिन और इसके रिलीजर्स पर कुल पाबंदी लगा दी। इसी तरह कैलिफोर्निया ने कोकामाइड DEA को कैंसर वार्निंग लिस्ट में शामिल किया है। अलबत्ता कुछ तरक्की पज़ीर ममालिक जैसे जनूबी एशिया के कुछ हिस्से अब भी इन केमिकल्स को डिटर्जेंट और बर्तन धोने वाले मायात में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी कीमत सस्ते हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा देर महफूज रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप कभी मार्केट से डिश वाश, हैंड वाश या और कोई लिक्विड डिटर्जेंट या शैम्पू ख़रीदते हैं तो लेबल ज़रूर पढ़ें। फॉर्मालिन हमेशा फॉर्मल्डिहाइड के नाम से नहीं लिखा होता, बल्कि छुपे हुए नामों में आता है, जैसे कि DMDM हाइडेंटोइन, इमिडाज़ोलिडिनल यूरिया या क्वाटरनियम 15। इसी तरह कोकामाइड DEA अक्सर फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर दर्ज होता है, इसलिए ख़रीदते वक्त लेबल चेक करना आदत बनाएं। प्यारे दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड लिक्विड डिश वाशिंग सोप बना रहे हैं। मार्केट में जनरली 3 किस्म का डिश वाश अवेलेबल होता है, बल्कि 4 बोलें। एक होता है बजट वाली, इकोनॉमिक जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकल डिश वाश होता है। उसके फार्मूलेशन अलग होती है, वो सस्ता पड़ता है और इंग्रेडिएंट्स में भी थोड़ा फ़र्क होता है। कुछ एक्टिव सर्फेक्टेंट को कम डालना पड़ते हैं। तो एक होता है रेगुलर, जिसको हम स्टैंडर्ड डिश वाश बोलते हैं, जो कि उमूमन मार्केट में मिलते हैं। और एक होता है प्रीमियम क्वालिटी, जो कि थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है। और एक होता है कंसंट्रेटेड डिश वाश। तो आज हम बनाएंगे स्टैंडर्ड या रेगुलर डिश वाशिंग सोप, जो कि आम मार्केटों में मिलते हैं। और इसके रेशो हमने बनाई है 100 kg का, यानी हम 100 kg का बैच बनाएंगे। तो उसी के हिसाब से हमने हर चीज़ को स्टैंडर्ड के मुताबिक या रेगुलर डिश वाशिंग सोप के मुताबिक लिया है। तो उसको बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे, नॉर्मल पानी। हम डीओनाइज वाटर या फ़िल्टर वाटर हो तो और भी बेहतर रहेगा। डिस्टिल वाटर सबसे अच्छी है। बहरहाल हमने आज नॉर्मल पानी के साथ बनानी है। तो इधर हम इसी ड्रम में 50 kg का
पानी हमने तोल के डाल लिया। 50 केजी पानी डालने के बाद हमें 10 किलोग्राम सल्फ़ोनिक एसिड, जिसको आम ज़बान में बोलते हैं, और इसका केमिकल नाम लप्सा है, यानी लाइनर अल्किल बेंजिल सल्फ़ोनिक एसिड इसकी पूरा नाम है। ये 96% उमूमन बाज़ार में मिलते हैं और इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है 325 ग्राम पर मोल है। तो 10 केजी के हिसाब से फिर हम इसके लिए कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि 96 से लेके 99% तक प्योरिटीज़ अलग अलग कंपनियों के मिलते हैं, तो वो डालेंगे और इतना डालेंगे कि ये सल्फ़ोनिक एसिड उसमें न्यूट्रलाइज हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, हमने 50 केजी या 50 किलोग्राम हमने पानी डाला ड्रम में। उसके बाद हमने 10 किलो सल्फ़ोनिक एसिड या लप्सा डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि यकजा हो जाए। उसकी वजह यही है कि अगर हम सल्फ़ोनिक को पहले पानी के साथ मिलाएं तो कास्टिक सोडा डालने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी और बहुत जल्द और अच्छे से हल हो जाएगा। तो अब आती है बारी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। हमारे पास जो कास्टिक सोडा है वो 99% प्योरिटी है, यानी ये 99% प्योर है। तो इसको हम लेंगे 1 किलो 240 ग्राम। 1 किलो 240 ग्राम हम कास्टिक सोडा लेंगे और इसको इसी वज़न के मुताबिक पानी डालेंगे ताकि लगभग 50 डिग्री का हो जाए। यानी 1 किलो 240 ग्राम कास्टिक सोडा में 1 किलो 240 ग्राम पानी डालेंगे। और दोस्तों, ये याद रखना, कभी भी कास्टिक सोडा को बंद कमरे में पानी के साथ नहीं मिलानी है, क्योंकि ये कोरोसिव है, यानी सांसों को और जल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप मेहरबानी करके कोई वेंटिलेटेड एरिया में जहां खुली हवा चलते हो, या जैसे कि हमने बाहर रख दिया, बिल्कुल इसी तरह बाहर रख के, और इसके जो फ्यूम्स होते हैं, जो धुआं होते हैं, उससे ख़ुद को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो बुखारात उड़ते हैं पानी मिलाने के साथ, ये अचानक गर्म हो जाते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जाता है इसकी गर्माइश। तो मेहरबानी करके इसको वेंटिलेटेड एरिया में या ओपन एरिया में इसको बनानी है। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी के साथ ये गल जाएगा। जब आपको नज़र आए कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और कुछ नहीं बचा, तो फिर जाके इसको जिस ड्रम में हमने पानी और सल्फ़ोनिक डाला हुआ था, उसे में थोड़ी थोड़ी मकदार में डाल के मिक्सर को अच्छी तरह घुमाएंगे। एक साथ कभी भी नहीं डालें, क्योंकि ये गर्म हो सकते हैं और स्प्लश होने के इम्कानात हैं। तो एहतियात के साथ आराम से मिक्सर घुमानी है। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को थोड़ा स्किप करूँ, ताकि हमारे जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन हर एक एसेंशियल मालूमात को हम स्किप नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। 20-25 मिनट गुजारने से कुछ नहीं होता, लेकिन सीखने से बहुत कुछ होता है। अगर कोई अहम चीज़ आपसे स्किप हो जाए तो फॉर्मूलेशन में बहुत फ़र्क आ सकती है। लिहाजा मेहरबानी करके जहाँ पर आपको शक हो वहाँ उसी जगह को दोबारा प्ले करके देखना है और अच्छी तरह देख के सीखना भी है। अगर कोई भी सवाल आपके मन में आ जाएं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द जैसे मुझे कमेंट का पता चले मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर लूँगा। तो दोस्तों, जो ब्लेंड हमने बनाई है सल्फ़ोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, आए उसको देखते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हुआ है कि नहीं। हमारे पास ये डिजिटल पीच मीटर हैं, इसके साथ हम देख लेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पीच मीटर को
डिश वॉश में डालने की कोशिश की तो वो डिजिट चेंज होने लगी। आप देख रहे हैं कि 7.2 आ रहा है, आप ये नीचे गिरती जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लेंड है बिल्कुल न्यूट्रलाइज है और हमने सक्सेसफुली इसको न्यूट्रलाइज कर लिया है। और ये हमारे टेम्परेचर दिखा रहे हैं 44.5 डिग्री सेल्सियस इस टाइम पे ये डिश वॉश के टेम्परेचर हैं। इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद आते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। हम डालेंगे बेटाइन जो कि एक को सर्फेक्टेंट है और स्किन फ्रेंडली भी है, जो कि SLES या सल्फानी की जो हार्शनेस होता है उसको कम करने में मदद देगा और फोम बूस्टिंग एजेंट भी है और गाढ़ापन भी लाता है शैम्पू में। तो हमें कोकामीडो प्रोपाइल बेटाइन जिसको CAP भी बोलते हैं, ये 3 kg लेना है। 3 kg लेके इसमें डाल के मिक्सर को घुमानी है। तो दोस्तों आप डालेंगे कोकामाइड DEA जो कि 500 ग्राम है, परसेंटेज के लिहाज से 0.5% है पूरा बैच के हिसाब से। इसको इसलिए हम कम डालते हैं कि इसकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल, तो इसी वजह से इसको कम से कम मकदार में रख लेंगे ताकि कोई हेल्थ इशू ना हो जाए। वरना इसको 1% से लेके मतलब 100 किलो में 1 किलो से लेके 2 किलो तक डालते हैं, यानी 1 to 2% इसको डालते हैं। प्रिजर्वेटिव डालेंगे जर्मल प्लस 100 ग्राम, काफ़ी है इसके लिए, इसको शेल्फ लाइफ 3 साल बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अलग बाल्टी में हम लेंगे N70 जिसको हम शैम्पू बेस और उसके केमिकल नाम जो है सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट या SLES भी बोलते हैं। 10 kg अलग बाल्टी में हमें लेना है। अब 10 किलो हम तोलेंगे। 10 किलो के बाद इसको जिस ड्रम में हमारे न्यूट्रलाइज सल्फानिक एसिड और लाई पड़ा हुआ है, लफ्स बोलेंगे क्योंकि अब वो लफ्स बन चुका है, लाइनर अल्किल बेंजीन बन चुका है, तो उससे कुछ मकदार उठा के हम इस बाल्टी में यानी SLES वाली बाल्टी में डाल के घुमाएंगे ताकि पानी की मकदार आगे पीछे ना हो जाए। ये भी फ़िलहाल पतला है, इसी में डाल के आसानी हो जाएगी क्योंकि इसमें सल्फानिक भी है और कास्टिक सोडा भी है। अगरचे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं फिर भी वही वाला जो हमारे पास कंपाउंड है या मिक्सचर है इसमें डाल के ताकि घुमाने में आसानी हो जाए। और इस एलिस को हल करने के लिए हम डाल देंगे सोडियम सल्फ़ेट। सोडियम सल्फ़ेट दोस्तों 1 kg हमें तोलना है। अगर आपके पास सोडियम सल्फ़ेट अवेलेबल नहीं है तो आप सजी नमक या साफ़ सुथरे वाली समंदरी नमक जिसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं वो भी इसकी जगह डाल सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 किलो नमक हमने SLES में डालनी है ताकि अच्छी तरह नरम और पिघल जाए। इसको डिज़ोल्व करने के बाद इसी बाल्टी को जिसमें हमने शैम्पू बेस और नमक मिलाया वापस उसी ड्रम में डालना है जिसमें हमारा पहले से न्यूट्रलाइज किए हुए केमिकल पड़ी हैं। तो मेक श्योर कर लें कि ये अच्छी तरह हल हो जाए ताकि ड्रम में नीचे ना बैठे। दोस्तों SLES को हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं डाली, ये अक्सर ड्रम में नीचे रह जाता है जहाँ पर मिक्सर पूरा नहीं घुमा सकते उसको, तो वो पिघलने से बच जाते हैं कोनों पे। तो बेहतर बात यह है कि आप अलग से बाल्टी में, जैसे कि हमने इधर आपको वीडियो में दिखाया या दिखा रहे हैं, इसी तरह बना के डालें तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। कोशिश करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उससे काम ले लें ताकि आप लोगों को मसला ना हो बनाने के टाइम में। तो जो हमने इधर मिक्स किया यानी शैम्पू बेस 10 किलो को 1 किलो नमक से मिक्स करके और जो ड्रम में पहले से पड़ा हुआ सरफेक्टेंट था उसको हमने मिला के मिक्स कर लिया। अब इसी ड्रम में डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोस्तों एक चिलेटिंग एजेंट जिसको बोलते हैं
वो हमें डालने हैं। चिलेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये चिलेट करते हैं, यानी पानी में नमकियात जो होते हैं, और जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये 3 चीज़ें ऐसे हैं कि जो जाग को टाइम के साथ साथ रोकते जा रहे हैं। यानी कैल्शियम मॉलिक्यूल्स, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स, आयरन मॉलिक्यूल्स की वजह से शैम्पू ज़्यादा जाग नहीं देते। उसको रोकने के लिए हमें चिलेटिंग एजेंट डालना पड़ता है, जिसमें हमारे पास अभी EDTA है। और EDTA मिलाने से पहले पानी में घोलना पड़ता है ताकि वो एकजा हो जाएं और जल्दी हल हो जाए पूरी मिक्सचर में। तो 200 ग्राम हमने EDTA निकाला और उसको पानी में 1 लीटर पानी में हल करके हमारी जो मिक्सचर था ड्रम में उसी में डाल दिया और अच्छी तरह घुमा लिया। तो दोस्तों, जो बचा हुआ पानी है, यानी इस पूरी बैच को हमें 100 किलो तक लेके जाना है। तो हमारा जो बचा हुआ पानी था वो था 22.47 किलो, यानी 22 किलो 470 ग्राम पानी ऊपर से डालेंगे ताकि हमारा बैच पूरा 100 किलो का बन जाए। तो दोस्तों, हमने उसी मिक़दार के पानी को हमारे बैच के साथ मिला दिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आखिर में डालेंगे हमारे खुशबू को दोस्तों डिशवाश में ज़रा ना डालिए, ताकि बाद में वो बर्तन जब धोते हैं मसले हो जाते हैं, खुशबू आती है बर्तन से। इसलिए बहुत कम मकदार में इतना बस डालें कि इस केमिकल की जो अपनी बू होती है वो सिर्फ दब जाएँ और बाकी हल्की सी खुशबू आ जाए और ज़्यादा ना। इसलिए हम खुशबू इधर डालेंगे 250 ग्राम 100 किलो में। तो 250 ग्राम हम खुशबू तोल के इधर डालेंगे और इसको ना अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि खुशबू सारे बैच में फैल जाए। तो दोस्तों, आखिरी मिक्सिंग है। खुशबू डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर कलर का जो मसला है अभी भी डाल सकते हो पानी में घोल के। लेकिन एक बात याद रखें दोस्तों कि कलर जो है होता है वो वाटर बेस के नाम पे जो भी कलर हो वो हम डाल सकते हैं। ऑयल बेस ना डालें। ऑयल बेस जो अगर आपको ट्रांसपेरेंट बनानी है वो डंप हो जाएगी और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। दोस्तों, इसको 2 दिन तक छोड़ेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ा है, ताकि इसके जो बबल्स है ऊपर आ जाएं और जो जाग है वो दब जाएं, बैठ जाएं। तो तब हमें पता लगेगा कि ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। मैं इंशाल्लाह कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि इसमें कौन से कलर डाल सकते हैं, कौन सा नहीं डाल सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। वाटर बेस्ड कलर डालनी होगी हमें। और मैं आपको इसी बैच में 2-3 सैंपल दिखाऊंगा इनमें, ताकि उन दोस्तों की जो रिक्वेस्ट है उसकी भी रिप्लाई हो जाए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसी तरह इल्मी वीडियो को देखने के लिए हमारा साथ दीजिए। ये आप लोगों के अपनी फाउंडेशन है, अपनी चैनल है। मेहरबानी करके आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये 2 दिन बाद हम इसको देख रहे हैं, अभी भी जाग से भरा हुआ है, अभी तक जाग बैठा नहीं है। इसमें बबल्स हो गए, उसको उठने में टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा गाढ़ा ये। तो मेरे ख़्याल में ये 72 घंटे पूरा ले लेगा, यानी 3 दिन तक इसका जाग नहीं बैठा। पहले ऊपर तक था, अब बिल्कुल नीचे गया है। चम्मच के साथ हम देख लेंगे कि कितना गहराई तक जाग है। दोस्तों, आप देख सकते हो अभी भी बहुत काफ़ी जाग है। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि कलर डाल के दिखाएं हमें, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इससे उठा के जाग हटा के फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कलर हम कैसे डालते हैं। ये हमने मगे से उठा लिया, काफ़ी जाग है लेकिन नीचे फिर भी
ट्रांसपेरेंट डिश वाश दिख रहे हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे एक दो कलर डालने की, ताकि जिन दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है तो उसी की रिप्लाई भी हो जाएगी। तो दोस्तों थोड़े मकदार हम इस बेकर में डाल के देखते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के कलर है, दोनों वाटर बेस हैं। एक हमने गिलास के अंदर के लिए ले आए हैं, लेकिन इधर हम डिश वाश में डाल के देखते हैं, जो कि ब्लू कलर है। ये हमारे पास ब्लू कलर है, इसके कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल के देखते हैं। एहतियात करें, ब्लू कलर हो या कोई दूसरी कलर हो, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़रा डालने से वो डार्क हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी में मसला हो जाते हैं। तो कलर इतना डालें कि ज़रूरत के मुताबिक हो। अच्छा तरीका तो ये है कि 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम कलर को हल करके आप लोगों को रखना पड़ेगा। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो एक अंदाज़ा रखनी होगी कि यार इतना मेरी 1 किलो के लिए काफ़ी होता है। तो फिर जितना भी आपका क्वांटिटी का माल है उसी क्वांटिटी से आपको वो कलर डालना पड़ेगा, ताकि हर बैच एक जैसे कलर पे आ जाएं। तो ये ब्लू कलर हमने डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर रहे हैं। इसमें ज़ाहिर से बात है, जब मिक्स करते हैं तो बबल आते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा सा मसला हो जाता है। बाद में वो जाके जब बबल उठते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है। बहरहाल ये है ब्लू कलर। इसमें हम कुछ ड्रॉप येलो कलर का डालेंगे, जो कि हम रेगुलर डालते हैं। ये हमारे डिश वाश के कलर ही है। आप दोस्तों देख सकते हैं दोनों कलर माशाल्लाह अच्छे से इसमें डिज़ोल्व भी हो गया और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल अपनी जगह पे है। इसको हम बेकर में डाल के दिखाएंगे। ये रहा दोस्तों आपका फुल ट्रांसपेरेंट डिश वाश। ये एक स्टैंडर्ड डिश वाश है, इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक को इंशाल्लाह मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सस्ता पड़ेगा। मैं था आपके साथ मिस्टर राहत रूहानी, इल्म और तख्लीक के सफ़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तजुर्बे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।